वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट नीरज राय। इस पॉडकास्ट पर मैं स्पिरिचुअलिटी को सिंप्लीफाई करता हूं और ऐसे एपिसोड्स लेकर आता हूं जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को ट्रांसफॉर्म करे। दिस इज एपिसोड 14 ऑफ अवेक पॉडकास्ट। स्पिरिचुअलिटी का अंतिम लक्ष्य सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्मबोध है। सेल्फ रियलाइजेशन से ही सफरिंग से पूर्ण मुक्ति मिलती है। सेल्फ रियलाइजेशन से ही अल्टीमेट फ्रीडम मिलती है। आज का एपिसोड बहुत ही खास है। आज के एपिसोड में मैं अवेक कॉन्शसनेस की बात करने वाला हूँ, जिसमें 3 ऐसे सिंपल पॉइंटर्स बताऊंगा जिससे आपको तुरंत आत्मबोध यानी सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है। मैं यह समझ रहा हूँ कि यह एक बहुत बोल्ड दावा है जिस पर विश्वास करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी कुछ समय के लिए आप यह सोचना छोड़ दीजिए कि यह हो सकता है कि नहीं, और एक ओपन माइंड से जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए और गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। उससे सुनने के बाद अंत में आप यह मूल्यांकन कीजिएगा कि मेरे दावे में सच्चाई थी कि नहीं। तो चलिए बिना देर किए उन 3 सिंपल पॉइंटर्स की बात करते हैं जिसको आत्मसात करने पर आपको तुरंत सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है। पॉइंटर नंबर 1 बहुत छोटा है। आप स्वयं को जानने वाला समझो। अगर आप थोड़ा समझकर अपने स्वयं के बोध को टटोलेंगे तो पाएंगे कि आपके स्वयं के बोध में ऑलरेडी मैं जानने वाला हूँ का बोध है। इसलिए इसको आत्मसात करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा और आपने भी अपने अंदर चेक कर लिया और यह अनुभूत कर लिया कि इस बात में सच्चाई है कि आप जानने वाला हो। इसके लिए आपको किसी प्रमाण, किसी तर्क की जरूरत नहीं महसूस हो रही होगी। आपको अपने अनुभव में यह स्वतः स्पष्ट लग रहा होगा। आप अपने इस बोध को और अच्छी तरह टटोल कर और अच्छी तरह पक्का हो जाओ, और जब आपको अपने अनुभूति के स्तर पर यह पूरी तरह ठीक लगने लगे, कोई शक संदेह न लगे, तब इस बोध में अच्छी तरह टिक जाओ कि मैं जानने वाला हूँ। अब पॉइंटर नंबर 2 की बारी। पॉइंटर नंबर 2 यह है कि जानने वाले को जाने जा रहे से अलग करो। इसे थोड़ा ध्यान से सुनिए, एक बार फिर दोहराता हूँ। जानने वाले को जाने जा रहे से अलग करो। आप भी इस बात को समझ रहे होंगे कि जानने में एक जानने वाला होगा और एक जाना जा रहा होगा। एक सब्जेक्ट होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। आपको इन दोनों को अलग अलग करना है। जानने वाले को जाने जा रहे से अलग करना है। पॉइंटर नंबर 1 में आप यह जान चुके हैं कि आप जानने वाले हैं। इसलिए जो भी चीज़ें जानी जा रही हैं उनको अलग करना है और समझना है कि वह मैं स्वयं नहीं हूँ। यह जो पॉइंटर नंबर 2 है यही मुख्य है। अगर आपने जानने वाले को जाने जा रहे से अलग कर लिया तो समझ जाइए कि आपका 90% सेल्फ रियलाइजेशन इसी में हो गया। इसके लिए आपको अपने ध्यान को अपने अंदर ले जाकर अपने अनुभव को टटोलना है और यह देखना है कि आप में क्या क्या ऐसा है जो जाना जा रहा है। उसे स्वयं से अलग कर देना है और जो शुद्ध जानना बच रहा है उसे विचार और भावनाओं की तरह ही निराकार समझना है और उस निराकार जाननेपन को स्वयं समझकर उसमें रहना है। जब आप अपने अंदर यह करना शुरू करते हो तब आप पाते हो कि बाहरी देश दुनिया के बारे में आप जो भी जानते हो वह सब जाना जा रहा है। इसलिए वह आप नहीं हो। इसलिए उसको स्वयं से अलग करो। इस तरह हर प्रकार के अर्जित ज्ञान को स्वयं होने से अलग करो। अब आप यह जानो कि फ्यूचर में आप जो भी जानोगे
वह भी आप नहीं हो। इसलिए भविष्य में अर्जित हो सकने वाले संभावित ज्ञान को भी जाने जाने वाला समझकर स्वयं से अलग कर दो तथा अभी इस समय के जाननेपन में आ जाओ और उसे स्वयं समझकर उसमें स्थिर हो जाओ। अब इस पड़ताल को और गहराई में ले जाना है। आप यह देखो कि शरीर जाना जा रहा है कि नहीं। आप ध्यान से पड़ताल करोगे तो आपको पता चलेगा कि शरीर भी जाना जा रहा है। इसलिए शरीर को भी स्वयं से अलग समझ जाओ। अब आप देखो कि माइंड की जो भी गतिविधियां होती हैं, यानी विचार, भावनाएं, मेमोरीज, बिलीव्स, आइडियोलॉजी, सब कुछ जाना जाता है कि नहीं। आप पड़ताल करोगे तो पाओगे कि सारी मानसिक गतिविधियां भी जानी जाती हैं। इसलिए हर तरह की होने वाली मानसिक गतिविधियों को भी स्वयं से अलग कर दो। अब जो शुद्ध जानना बच रहा है, जिसमें किसी तरह का अर्जित ज्ञान नहीं है, जो महज जानना मात्र है, उस जानने मात्र को निराकार चैतन्य स्वरूप स्वयं समझकर उसमें स्थिर हो जाओ। जो भी जानने योग्य है उससे भी अपने आप को अलग कर बस जानने मात्र में स्थिर हो जाओ और उस जानने मात्र को सच्चा स्वयं समझो। जानने मात्र तुम में न कभी कोई परिवर्तन होता है, न कभी कोई परिवर्तन होना संभव है। सारे परिवर्तन जाने जा रहे में होते हैं। जो भी जाना जाता है वह महज अनुभव है, जो तुम जानने वाले में उठते और गिरते रहते हैं। किसी अनुभव के आने या जाने से तुम जानने वाले में कुछ आता जाता नहीं है, कुछ परिवर्तन नहीं होता है, कुछ बदलता नहीं है। तुम हमेशा स्थिर एवं अपरिवर्तनशील जानना मात्र हो। तुम्हारा एक यही भ्रम तुम में अज्ञान पैदा करता है कि तुम जिसको जानते हो उसे ही स्वयं समझने की भूल करते हो। स्वयं को जानने वाला समझकर अपने आप को जाने जा रहे से अलग कर लो और महज जाननेपन में स्थिर हो जाओ। वही तुम्हारा सच्चा निराकार चैतन्य स्वरूप है। जानने वाले के रूप में तुम अपने आप में परिपूर्ण हो, तुम असंग हो। तुम सारे अनुभवों के बीच रहते हुए भी हर अनुभव से अछूते हो और प्रभावित हो। जैसे दर्पण में तस्वीर रची बसी होती है, लेकिन दर्पण का उस तस्वीर, उस छवि से कोई संग नहीं है, कोई बंधन नहीं है। वैसे ही तुम जिसको जिसको जानते हो उससे तुम्हारा कोई संग नहीं है। अपने आप को असंग जानने वाला समझकर अपने उस जाननेपन में स्थिर हो जाओ और उसे ही वास्तविक स्वयं समझो। आत्म के अज्ञान की सारी जड़ इसी में है कि जानने वाला कन्फ्यूजन में है और अपने आप को जाने जा रहे से मिक्स कर रहा है, अपने आप को जाने जा रहे से जोड़ रहा है और जाने जा रहे को स्वयं समझने की गलती कर रहा है। जानने वाला इस भ्रम से जब तक आजाद नहीं होगा तब तक मुक्त नहीं होगा, चाहे वह आत्मज्ञान को हिमालय में ढूंढे या किसी मोनास्ट्री में ढूंढे, चाहे पूरा जीवन बिता दे या फिर कई जन्म बिता दे। इस कन्फ्यूजन को दूर किए बिना आत्मज्ञान संभव नहीं है। और यदि जानने वाला यह कन्फ्यूजन दूर कर ले तो अभी आत्मज्ञान हो सकता है। कुछ उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि यह कन्फ्यूजन किस तरह का है और इसे दूर करना जरूरी क्यों है। इसके लिए आंख का उदाहरण लेते हैं। आंख देखने वाली है, आंख का काम है देखना। अब मान लीजिए कि आंख को कन्फ्यूजन हो जाए और वह जो देख रही है उसे ही खुद समझने की गलती करने लगे तो क्या होगा। यानी कि आंख जो देखने वाली है दृश्य को ही खुद समझने की गलती कर बैठे तो यह कितना बड़ा ब्लंडर होगा। दृश्य तो परिवर्तनशील है,
दृश्य में अच्छे दृश्य भी आ रहे हैं, बुरे दृश्य भी आ रहे हैं। कुछ दृश्य आ रहे हैं तो कुछ दृश्य जा रहे हैं। जब आंख दृश्य को खुद समझ रही है, तब दृश्य में हो रहे इन तमाम परिवर्तनों को खुद में परिवर्तन समझकर तड़फड़ा रही है, स्ट्रगल कर रही है, बेचैन है। यह समझिए कि ऐसा ही कन्फ्यूजन जानने वाले को जाने जा रहे से हो गया है। ऐसा समझने में आंख की एक बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम है, उसे भी समझते हैं। बेचारी आंख ने जो कुछ भी जाना है देख कर जाना है। अब उसने खुद को तो कभी देखा ही नहीं, न तो कभी देख सकती है, इसलिए वह खुद को देखने वाली के रूप में कभी जान ही नहीं पाई और अपने आसपास जो भी देखा उसे ही खुद समझ बैठे। उसकी आदत में यह है कि उसने जिसको देखा उसी के होने को जाना, जो दिखा नहीं वह उसके अनुभव में है ही नहीं। इसलिए यदि वह अपने आप के होने को भी देख कर जानने की कोशिश करेगी तो कभी जान ही नहीं पाएगी। उसे दूसरे तरीके से समझना होगा। वह दूसरा तरीका यह है कि आंख को यह समझना होगा कि देखा जा रहा है यह पर्याप्त सबूत है कि देखने वाला है, और दूसरा यह कि वह स्वयं को कभी देख कर नहीं जान सकती। स्वयं के लिए वह अदृश्य है। अब एक और उदाहरण से इस कन्फ्यूजन को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि एक टीवी स्क्रीन है जिसके ऊपर तरह तरह के दृश्य चल रहे हैं, और वह टीवी स्क्रीन कोई मामूली टीवी स्क्रीन नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट टीवी स्क्रीन है। इसका मतलब है कि उसके ऊपर जो भी दृश्य चलता है वह स्मार्ट स्क्रीन उस सीन को रिकॉर्ड कर लेती है। उस टीवी स्क्रीन को उसके ऊपर जो दृश्य चल रहे हैं उनको स्वयं होने का कन्फ्यूजन हो गया है, क्योंकि उसने जब भी अपने आप को देखा है अपने ऊपर सीन देखा है, इसलिए वह अपने आप को सीन के रूप में ही जानती है। उस स्क्रीन पर कुछ अच्छा बनने का दृश्य आता है तो वह अपने आप में कुछ अच्छा बनता हुआ समझकर खुश हो जाती है। जब कुछ टूटने का दृश्य आता है तो वह अपने आप में कुछ टूटता हुआ समझकर दुखी हो जाती है, बेचैन हो जाती है, परेशान हो जाती है। इतना ही नहीं, सिर्फ उसके ऊपर चलने वाले दृश्य ही उसे सुखी और दुखी नहीं बना रहे हैं, बल्कि पुराने सारे सीन जो अब हैं ही नहीं लेकिन उस स्क्रीन की मेमोरी में स्टोर हो चुके हैं, वो भी प्रसंग के अनुसार समय समय पर उभर कर उसे सुखी और दुखी कर रहे हैं। अब यदि आपको उस टीवी स्क्रीन को समझाना हो कि तुम सीन हो ही नहीं, तुम्हारे ऊपर सीन तो चलते हैं लेकिन तुम उस सीन से बिल्कुल अछूते हो, असंग हो, उस सीन के बनने बिगड़ने से तुम में कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, तो आप यह बात उस टीवी स्क्रीन को कैसे समझाएंगे? थोड़ी देर के लिए ठहरिए और चिंतन कीजिए। अब यह समझिए कि जानने वाला भी उस स्मार्ट टीवी स्क्रीन की गलतियां दोहरा रहा है और उसके सामने भी वही मजबूरियां हैं जो स्मार्ट टीवी स्क्रीन की थी। वह भी जब से जाना स्वयं में जाने जा रहे को जाना। उसके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि जानना तो हो लेकिन उसमें जाना जा रहा न हो। इसलिए जानने वाले का जाने जा रहे को स्वयं समझने का कन्फ्यूजन बहुत गहरा है, जिसे आपको समझदारी से दूर करना है। इस तरह पॉइंटर नंबर 2 थोड़ा डीप है, लेकिन यदि आप एक मेडिटेटर और आत्मबोध के साधक हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना और समझाना चाह रहा हूं। अब तक आपको इसका अनुमान भी लग गया होगा। यदि आप अभी जानने वाले स्वयं को जानी जा रही बाहरी पहचानों, शरीर और माइंड से अलग कर शुद्ध जाननेपन के निराकार स्वरूप का अनुभव कर लें
तो आपको अभी आत्मबोध हो सकता है। और जब तक उन दोनों को स्वयं समझते रहेंगे तब तक स्वयं के बारे में अज्ञान दूर नहीं होगा और आत्मबोध नहीं होगा। अब पॉइंटर नंबर 3 की बात करते हैं। पॉइंटर नंबर 3 है, स्वयं को अज्ञेय समझकर अपने अज्ञेयपन में स्थिर हो जाओ। आँख वाले उदाहरण में हमने यह बात की थी कि आँख को खुद के होने का ज्ञान इस बात से होगा कि देखना हो रहा है, इसलिए देखने वाली है। आँख खुद को देखकर कभी नहीं जान सकती जैसे दूसरी चीज़ों को देखकर जानती है। आँख खुद के लिए अदृश्य है। उसी तरह जानना हो रहा है, यह इस बात का पर्याप्त सबूत है कि जानने वाला है। लेकिन जानने वाला स्वयं को उस तरह जानकर नहीं जान सकता जैसे वह दूसरी चीज़ों को जानकर जानता है। जानने वाला स्वयं के लिए अज्ञेय है। यह समझना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि माइंड को हर चीज़ को जानकर जानने की आदत है। इसलिए यदि माइंड को जाननेपन को आगे कुछ जानने को नहीं मिलेगा तो वह जाननेपन में स्थिर नहीं होने देगा। उसे लगेगा कि अभी कुछ जानना बाकी है। इस तरह स्वयं को जानने की यात्रा कभी पूरी ही नहीं होगी। इसलिए माइंड को यह समझाना बहुत ज़रूरी है कि जानने की अनुभूति को और आगे नहीं जाना जा सकता। जानने वाला स्वयं के लिए अज्ञेय है। इस तरह माइंड जाननेपन के अनुभव और उससे आगे अज्ञेय होने की समझ में स्थिर हो जाएगा। इसलिए जानने को अपना अंतिम जानना और उससे परे को अज्ञेय समझकर अपने जाननेपन में स्थिर हो जाओ। इस तरह 3 सिंपल पॉइंटर्स बताए। नंबर 1, स्वयं को जानने वाला समझो। नंबर 2, जानने वाले स्वयं को जाने जा रहे से अलग करो। और नंबर 3, जानने वाले को स्वयं के लिए अज्ञेय समझकर जाननेपन के अनुभूति में स्थिर हो जाओ। तो ये रहा अवेक कॉन्शसनेस फ्रेमवर्क, जिसके 3 पॉइंटर्स को आत्मसात कर लेने पर तुरंत सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है। अब आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि यह बात आपको किस आधार पर बता रहा हूँ, उसका बेस क्या है। अगर आपने एपिसोड 1 सुना है तो आपको याद होगा कि उसमें मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बताया था। लेकिन यदि आप एक नए लिसनर हैं तो थोड़ा शॉर्ट में उसे दोबारा बताता हूँ, जिससे आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा। मेरी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत 2013 में मेडिटेशन से हुई थी। 2014 में एक दिन मैं मेडिटेशन में बैठा हुआ था, तब मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक्सपीरियंस इनकाउंटर हुआ था, जिसमें कुछ समय के लिए मैं का अनुभव खो गया था। एक अलग व्यक्ति होने का बोध ही चला गया था। मुझे पता नहीं चल पा रहा था कि मैं कौन हूँ और कहाँ हूँ। सिर्फ देखना था और दृश्य था। मैं जैसी कोई चीज ही नहीं थी। तब शरीर भी दृश्य में ही था। वह एक बहुत ही लिबरेटिंग और आनंददायक एक्सपीरियंस था। वह अवस्था लगभग 10 मिनट तक रही। फिर उस अवस्था में मैं एक थॉट के रूप में आया। मैं के आते ही एक व्यक्ति होने और शरीर में होने का बोध वापस आ गया और मैं वापस नॉर्मल स्टेट में आ गया। लेकिन मुझे यह जानकर बहुत बड़ा झटका लगा कि मैं महज एक डीप रूटेड थॉट है। वास्तव में मैं जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। ऐसा लगा कि लाइफ में अभी तक मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक हो रहा था, क्योंकि मेरी पूरी एनर्जी मैं को प्रोटेक्ट करने और उसे स्ट्रांग करने में लगी हुई थी, जो वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो कि महज एक थॉट है। उसके बाद मेरे अंदर आध्यात्मिकता की एक भूख पैदा हो गई थी। मैं उस अनुभव को समझना चाह रहा था कि वह क्या था
और उसे दोबारा पाना चाह रहा था। मैं मेडिटेशन को और सीरियसली करने लगा, तरह तरह की स्पिरिचुअल किताबें पढ़ने लगा और स्पिरिचुअल टीचर्स की बातें सुनने लगा। आध्यात्मिकता में विकास करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया था। यह सिलसिला 7 साल तक चलता रहा। साइकिक लेवल पर मुझ में बहुत से परिवर्तन भी हुए। मैं के जाने का जो अनुभव था, मैं उसी को वापस पाना चाहता था। मुझे लगता था कि मैं का अनुभव ही बाधक है और जब मैं का अनुभव खत्म हो जाएगा तो वही आध्यात्मिक यात्रा का मुकाम है। मेरा पूरा प्रयास मैं के बोध को खत्म करने में था। उसे डिजॉल्व करने में कुछ हद तक मदद तो मिली, लेकिन मैं पूरी तरह खत्म नहीं हो रहा था। इस तरह एक लंबे समय तक मेरा स्पिरिचुअल स्ट्रगल चलता रहा। जब अच्छी अनुभूतियां होती थी तो लगता था कि प्रोग्रेस हो रहा है और खुशी होती थी। कभी कभी सारी अनुभूतियां चली जाती थी और ऐसा लगता था कि कनेक्शन एकदम बंद हो गया है। तब एकदम ड्राई फील होता था और बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी। कुछ दिनों बाद फिर कनेक्शन आ जाता था तो फिर अच्छा लगने लगता था। ऐसे ही लुका छिपी का खेल चलता रहा। इस तरह बहुत लंबा समय बीत गया और 7-8 साल बीत गए। अब मैं निराश होने लगा था। एक दिन स्वयं का बोध जानने के बोध के रूप में जागृत हो गया। ऐसा महसूस हुआ कि आत्म का बोध अनुभवों में नहीं है, बल्कि वह है जो हर तरह के अनुभवों को जानता है। एक बार फिर ऐसा महसूस हुआ कि मेरे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो रहा था। ऐसा लगा कि सारी आध्यात्मिक यात्रा ही एक धोखा थी। जानने का बोध तो हमेशा ही था, उसके लिए तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। कभी ऐसा था ही नहीं कि जानने वाला न हो। ऐसा लगा कि आत्म की सारी तलाश, सारी आध्यात्मिक यात्रा महज एक धोखा थी। मैं आत्मबोध को एक आध्यात्मिक अनुभव के रूप में ढूंढ रहा था, लेकिन वह कोई अनुभव नहीं, बल्कि वह निकला जो हर तरह के अनुभवों को जानता है, जिसमें हर तरह के अनुभव आते और जाते हैं। मैं के पार के अनुभव को आत्म के रूप में पाने की उम्मीद और कोशिश कर रहा था, लेकिन वह तीसरा निकला जो मैं को भी जानता है और मैं के पार को भी जानता है। एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि पहले घने काले बादल हों और फिर उसमें सूरज थोड़ी देर के लिए दिखकर फिर ढक जाए। अब मैं सूरज को आत्म समझकर उसे पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आत्म सूरज नहीं बल्कि तीसरी चीज निकली, स्पेस। तब झटका इस बात से लगा कि स्पेस तो हमेशा ही था। जब बादल दिख रहा था स्पेस तब भी था, और जब सूरज दिखा तब भी वही स्पेस था। बादल और सूरज दोनों स्पेस में ही तो आ और जा रहे थे, और स्पेस कहीं आने और जाने वाला है ही नहीं, और उसको पाने के लिए कोई प्रयास भी नहीं करना है, क्योंकि वह तो हमेशा है, बल्कि उसे दूर करने का कोई तरीका नहीं है। जब जानने का बोध जागृत हुआ तब ऐसा ही लगा कि आत्म का बोध तो हमेशा उपलब्ध है, उसे दूर करने का कोई तरीका नहीं है। आत्म के बोध में ही तो बाकी सारे बोध आते और जाते रहते हैं। इस तरह आत्म का बोध जागृत हो जाने पर मेरी स्पिरिचुअल सीकिंग अपने आप खत्म हो गई। अब ऐसा लगता है कि बाकी सारे बोध तो आते जाते रहते हैं, लेकिन आत्म के बोध को दूर करना तो संभव ही नहीं है। इसलिए लगता है कि आत्म के बोध से आसान तो कोई चीज ही नहीं है। और आश्चर्य भी होता है कि इसको ढूंढने के लिए लोग पूरा जीवन गुफाओं में, आश्रम में और मोनास्ट्रीज में बिताते हैं। और आश्चर्य होता है कि इसके लिए लोग तरह तरह के परहेज करते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आत्मबोध कोई मिस्टिकल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं है। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का रोल बस इतना है कि उससे आपको
स्पिरिचुअल सेल्फ को खोजने की प्रेरणा मिलती है, लेकिन स्पिरिचुअल सेल्फ का बोध एक साधारण अनुभव की पहचान के रूप में होता है जो हमेशा आपके पास था। मैं का बोध चले जाने वाला अनुभव यदि मुझ में नहीं होता तो मैं यकीन ही नहीं करता कि स्पिरिचुअलिटी जैसी कोई चीज होती है, और मैं अपनी पुरानी दुनियादारी में ही पड़ा रहता। आध्यात्मिक रूप से विकास करने का सीरियस एफर्ट करता ही नहीं। यही चीज मैंने और लोगों में भी नोटिस किया है कि जो लोग भी स्पिरिचुअलिटी में विकसित होने के लिए सीरियसली और डेडिकेटेड होकर प्रयास कर रहे हैं, उनको पहले किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए, फिर वे स्पिरिचुअलिटी की तरफ सीरियसली अट्रैक्ट हुए। ऐसा लगता है कि यूनिवर्स कुछ बड़े की एक झलक दिखाकर आपको जगाता है, फिर आप अपने आप उस तरफ अट्रैक्ट होने लगते हो। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी कि स्पिरिचुअल या मिस्टिकल एक्सपीरियंस होना और आत्मबोध होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। कोई भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आत्मबोध नहीं है, क्योंकि कोई भी एक्सपीरियंस अस्थायी नहीं होगा, हमेशा नहीं रहेगा। कोई अनुभव आएगा तो फिर जाएगा भी। कोई भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो वह अपने आप में आत्म नहीं है, आत्म चैतन्य है, कॉन्शसनेस है, जिसका गुण है जानना। चाहे कोई साधारण एक्सपीरियंस हो चाहे मिस्टिकल एक्सपीरियंस हो, वह जानने में ही आता है और जाता है। जानना आता और जाता नहीं है। जब स्वयं यानी सेल्फ का बोध जानने वाले चैतन्य के रूप में हो जाता है तो वही आत्मबोध है, सेल्फ रियलाइजेशन है। सेल्फ रियलाइजेशन से ही सफरिंग से पूर्ण मुक्ति और अल्टीमेट फ्रीडम मिलती है, क्योंकि तब आपको यह बोध हो जाता है कि सुख और दुख महज अनुभव हैं और उनसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही मुक्ति है, यही फ्रीडम है। फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज के इस लंबे एपिसोड को विराम देने का समय आ गया है। मुझे उम्मीद है कि आज की यह पॉइंटिंग आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसके साथ ही स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए शुरू के कुछ एपिसोड को एक कोर्स की तरह स्ट्रक्चर करने की जो बात मैंने एपिसोड नंबर 1 में की थी और बताया था कि उसके लिए मेरी प्लानिंग 2 फ्रेमवर्क शेयर करने की है, एक बिगिनर्स के लिए और एक एडवांस्ड स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए, वह आज इस एपिसोड के साथ पूरा हुआ। पिछले कुछ एपिसोड्स में मैंने बिगिनर्स के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ का फ्रेमवर्क शेयर किया था कि अपने हूँ यानी होनेपन के एहसास से जुड़ो, उसे जानो और उसमें स्थिर रहने की कोशिश करो। कुछ गाइडेड मेडिटेशन की ट्रैक्स भी पब्लिश की थी, जिससे जो लोग अपनी आध्यात्मिक जर्नी अभी शुरू कर रहे हैं वे गाइडेड मेडिटेशन ट्रैक की मदद से मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकें। आज के एपिसोड में मैंने एडवांस्ड स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए जो सेल्फ रियलाइजेशन अटेन करने की कोशिश कर रहे हैं अवेक कॉन्शसनेस का फ्रेमवर्क शेयर किया, जो मेरी समझ में सबसे डायरेक्ट और सिंपल तरीका है। इस तरह एपिसोड 1 से शुरू हुआ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का कोर्स आज के इस एपिसोड के साथ कंक्लूड हुआ। स्पिरिचुअलिटी और आत्मबोध से जुड़े अलग अलग विषयों पर आगे और भी एपिसोड लेकर आता रहूँगा, जो आपकी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में मदद करेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह एपिसोड आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को एक कदम आगे ले जाने में हेल्पफुल होगा। अगर आप इस पॉडकास्ट पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे के एपिसोड्स आपको रेगुलर मिलते रहें। आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते रहिए और देखिए कि उस स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को अपने डेली लाइफ में कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलूंगा एक नए एपिसोड के साथ।